नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अभी हाल के दिनों में एके ने एक नई राजनीति की शुरुआत की। एके कौन है? अरविंद केजरीवाल। उन्होंने जो इस समय का पॉलिटिक्स चल रही है देश में, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह की पॉलिटिक्स लाए हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट की बात करके उन्होंने पूरा इलेक्शन डेवलपमेंट पे लड़ा, जात धर्म देश ये राष्ट्रवाद ये सब पे नहीं लड़ा। तो वो एक मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के एक बहुमत को सुखद लगा। उनको लगा कि कोई बात तो कम से कम डेवलपमेंट की कर रहा है। उस एके की बात को शायद अभी 18 फरवरी को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसने पीके ने उस बात को, तो एके से पीके ने उस बात को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। पीके मतलब प्रशांत किशोर के बारे में बहुत सी बातें सबको पता ही हैं। बहुत ही कम उम्र के हैं। 1977 में बिहार के रोहतास जिले में इनका जन्म हुआ, वहाँ के मूल निवासी। फिर इनके पिता जो डॉक्टर श्रीकांत पांडे हैं वो बक्सर आ गए। ये बक्सर में ही इनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई। उसके बाद मैनेजमेंट की डिग्री लेके विदेश में भी काम किया और फिर ये हिंदुस्तान वापस आ गए। शुरू में ये गुजरात गवर्नमेंट के कंसल्टेंट थे, फिर बाद में ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और पॉलिटिकल कैंपेनर और मैनेजर हो गए। इन्होंने उस समय बिहार में एक चीज बनाई थी, सिटीजन अकाउंटेबल गवर्नेंस, कैग, और बाद के दिनों में उसी को इन्होंने कन्वर्ट किया आईपैक में, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ये इनकी एक तरह से कंपनी या एनजीओ या जो भी इनकी संस्था है उसका नाम समझने की दृष्टि से वो समझ लीजिए। इनका शुरू का रोल तो मैनेजर, स्ट्रैटेजिस्ट, या मैं अगर उसको भोंडे ढंग से कहूं तो किसी के काम को करने का एडवाइजर या कंसल्टेंट या कंट्रैक्चुअल काम रहता था। आपने काम दिया, ये उस काम को करते थे। इन्होंने पॉलिटिकल रोल में ये पहली बार अक्टूबर 2018 में नीतीश कुमार ने इनको जनता दल यूनाइटेड का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। और उस समय ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर की बहुत ताकत है जनता दल यू में, और एक तरह से वो नीतीश कुमार के सक्सेसर के रूप में वहां प्रोजेक्ट किए जा रहे थे। लेकिन बीच के दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि 29 जनवरी 2020, मतलब करीब 13, 14, 15 महीने के बाद इनको नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया। 29 जनवरी को पार्टी से निकाला और 18 फरवरी को, मतलब उसके करीब 20 दिन बाद ही, प्रशांत किशोर ने पटना में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आगे का अब उनकी क्या रणनीति होगी उसके बारे में लोगों को जानकारी दी। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। मैंने प्रशांत किशोर के ऊपर एक एपिसोड 36 किया था, एपिसोड नंबर 36, और मैं आज भी और उस समय भी मुझे हरदम ये लगता है कि जो मैनेजर आके पॉलिटिकल आदमी को मतलब पॉलिटिक्स दिखाते हैं, समझाते हैं, वो मेरे हिसाब से अनुचित है। मैनेजर स्ट्रैटेजिस्ट हो सकता है, मैनेजर वोट कैसे डालें, वोट कैसे लाएं, ये हो सकता है, पर मैनेजर अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को किनारे करते हैं तो वो मेरे हिसाब से अनुचित था। और इसीलिए मैंने उस एपिसोड 36 में प्रशांत किशोर के इस रोल के बारे में मैं थोड़ा मतलब जो मुझे ठीक नहीं लगा था। अभी क्या है कि बिहार में नवंबर 2020 में इलेक्शंस हैं, और ये इलेक्शन मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी के लिए डू और डाई टाइप है। क्योंकि अगर वहां पे इस समय जितना कॉन्फिडेंट थी, बीजेपी बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि बिहार में अब कोई दिक्कत ही नहीं है, नीतीश कुमार उसके साथ हैं, ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं, जो लालू हैं वो जेल में हैं, बाकी लोगों की आपस में इतने झगड़े हैं, तो वर्चुअली वॉकओवर था। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति से, प्रशांत किशोर के आने से वहां कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो गई है। मैं ब्रीफली प्रशांत किशोर की कुछ सफलताएं और असफलताएं भी आपको गिना दूं। इनकी सबसे पहली सफलता, इनको 2011 में जब मोदी जी ने हायर किया तो 2012 में मोदी जी को तीसरी बार इन्होंने इलेक्शन जिता के गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया था। उसके बाद 2014 में मोदी जी इनकी सर्विसेज हायर की, और जिस तरह से 2014 का कैंपेन हुआ और मोदी जी को इन्होंने फिर प्रधानमंत्री भी बनते हुए हम सबने देखा था। उसके बाद इनकी मोदी जी से तो कुछ, या भाजपा से क्या कहिए, या मोदी जी जो भी थे उनसे अनबन हुई और ये भाजपा का साथ छोड़ दिए या मोदी जी का साथ छोड़ दिए। 2015 में इन्होंने बिहार में, क्योंकि इनका गृह राज्य था, नीतीश कुमार, लालू और कांग्रेस के बीच एक गठबंधन की बात हुई, उसको मैनेज किया, और वहां पे इस गठबंधन की ठीक से सीटें आई और वो जीत गया। उसके बाद ये 2017 में पंजाब में इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत करके वहां पे इन्होंने काम किया, उनके स्ट्रैटेजिस्ट बने, और फिर पंजाब में
कांग्रेस की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में बनी। मैं ये भी बात को बताता चलूं कि जैसे कुछ लोग कहना है ना केवल जीतते हुए खिलाड़ी के ऊपर ये दांव लगाते हैं, उस पर भी हम आएंगे। 2019 में आंध्र प्रदेश में मोरलेस उससे पहले सर्टन था कि चंद्रबाबू नायडू ही आएंगे, लेकिन वहां जगन रेड्डी जो थे उनकी प्रजा संकल्प यात्रा करवाई, उनकी स्ट्रैटेजी की और वो प्रचंड बहुमत से जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश विधानसभा में सत्ता पे काबिज किए। फिर 2020 में इन्होंने आम आदमी पार्टी को मैनेज किया, उसके दिल्ली इलेक्शंस को मैनेज किया। एक समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के राष्ट्रवाद और बीजेपी के हिंदू पाकिस्तान और इस तरह की बातों में जोर से बटन दबाओ और करंट कहां पहुंचेगा, और जब पूरे लोगों का जोर लगा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी इनके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। अब जो भी कहें, आम आदमी पार्टी को जिताने में शायद इनकी भी एक अहम भूमिका रही थी, इनकी स्ट्रैटेजी की, और वो कहीं कहीं परिलक्षित भी होता था। जैसे शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने ही अरविंद केजरीवाल से कहा था। अरविंद केजरीवाल गुस्सा होना छोड़ दिए थे, अरविंद केजरीवाल हरदम हंसते रहते थे, अरविंद केजरीवाल रिएक्ट नहीं करते थे। ये सब चीजें शायद कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में उनको समझाई गई थी। जहां तक काम की बात करें, इनके मतलब जिसको कहते हैं कि हाउ इज अर्निंग हिज ब्रेड, वो मेरे ख्याल में इनके पास काम बहुत है। 2021 के इलेक्शन में तमिलनाडु में स्टालिन ने इनको डीएमके के लिए हायर किया हुआ है, ममता बनर्जी ने, तृणमूल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन 2021 के लिए हायर किया हुआ। तो मुझे लगता है काम की, जहां तक इनकी रोजी रोटी का सवाल है, वो इनको दिक्कत नहीं है। इनकी एक असफलता और वो उत्तर प्रदेश में थी। 2017 में यूपी में इन्होंने कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को संभालने का काम किया था और कई नए नए इन्होंने स्लोगन किए थे। जैसे 2014 में चाय पे चर्चा करके इन्होंने उसको पॉपुलर बनाया था। यूपी के विधानसभा 2017 इलेक्शन में खाट पर चर्चा, फिर उन्होंने यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए इस तरह की बातें की थी। लेकिन यूपी में कांग्रेस की बुरी हार हुई थी। वो बुरी हार हो सकता है, मतलब इनकी स्ट्रैटेजी भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसका एक बेसिक कारण जो इनके लोग कहते हैं कि जब इन्होंने कांग्रेस से ये सब बात की थी और जो टोटल जो कंसल्टेंसी दी गई थी, उसमें एक अहम काम प्रियंका गांधी को एज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने का भी था, और वो कांग्रेस लास्ट मिनट तक नहीं कर पाई। और कुछ लोगों का ये, जो इनके समर्थक, उनका कहना यह है कि अगर किसी रोगी को आप पूरी दवाई नहीं देते हैं तो वो रोगी ठीक नहीं होगा। खैर, अब इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 18 फरवरी को की है इससे निकलने के बाद, तो इन्होंने ये बात अब राजनेता की तरह की है और इन्होंने एक नया कंसेप्ट शुरू किया है, बात बिहार की। इन्होंने कहा है कि अब हम बात बिहार की करेंगे। इन्होंने कुछ चीजें ये की, इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतीश कुमार जी मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी प्रश्न किया कि बिहार, आज नीतीश कुमार पिछले 15 साल में 13 साल से चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि आज से 15 साल पहले जब नीतीश कुमार पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो बिहार बहुत से पैरामीटर्स पे, बहुत से मानकों पे हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था। आज उन्होंने, जैसे मैं आपकी समझ के लिए बता दूं, दो चीजों को मैं आपसे शेयर कर लूं। उन्होंने उसका एक डेटा भी बनाया है कि कहां कहां बिहार था और कहां कहां नहीं हुआ है। उनका कहना यह है कि जैसे पर कैपिटा इनकम थी, बिहार 22वें स्थान पे था जब नीतीश आए थे पहली बार चीफ मिनिस्टर बनने, बिहार आज भी 22वें स्थान पे है। तो उन्होंने कहा कि ये कहना कि उस समय आदमी की 100 रुपए से आज 400 रुपए वो बढ़ गई इनकम, लेकिन कंपैरेटिवली पूरे देश में बिहार तो जहां था वहीं रहा। उसी तरह से वो कहते हैं कि जैसे लॉन्जेटिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं, उनका कहना है कि केरल से बिहार में रहने वाला व्यक्ति 10 साल कम जिंदा रहेगा। यही स्थिति आज से 15 साल पहले थी जब नीतीश कुमार आए थे। इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन उसमें क्या है, एक वो बेसिक मूल बात को बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि नीतीश कब तक अपने शासन को लालू के शासन से कंपेयर करके बात करते रहेंगे। भाई, आप 13 साल से आप सत्ता में हैं, अब आप बार बार ये नहीं कह सकते हैं कि लालू का शासन बुरा था या चारा घोटाला था और इस वजह से मैं उनके लिए वजह से वोट दीजिए। उनका कहना है कि अगर आपको बिहार को उसका उचित स्थान देना, उसका मान सम्मान दिलवाना है, तो आपका कंपैरिजन आप अपने को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका से कंपेयर करना शुरू कीजिए, तभी इस मतलब बिहार राज्य का कुछ आगे बढ़ा हो सकता है। वो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इस समय नैरेटिव, इलेक्शन का नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अमित शाह जो हैं, वो मूल रूप से अगर आप देखिए तो वो मैनेजर है। वो चूंकि मोदी जी के बाद खास है, इसलिए वो आप कह सकते हो पॉलिटिक्स भी करते हैं, उनको वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, लेकिन मूल रूप से वो मैनेजर है, स्ट्रैटेजिस्ट है। अब उनके मुकाबले प्रशांत किशोर एक पढ़ा लिखा
जिसने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, जिसका विजन बड़ा है, जिसने दुनिया देखी है, वो स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, मैनेजर भी हैं, और अब वो अगर पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब अमित शाह या बीजेपी के लिए अब थोड़ी मुश्किल जरूर होंगी, क्योंकि अब इन लोग क्या कर रहे हैं, ये चुनाव को डेवलपमेंट के आधार पर वोट करने की बात कर रहे हैं, न कि जात धर्म के आधार पर। ये बार बार एक कह रहे हैं कि बिहार का रोड मैप क्या है डेवलपमेंट का। वो बार बार एक चैलेंज अब शुरू किए हैं कि बिहार के डेवलपमेंट के मुद्दे पर कोई भी आदमी कभी भी आके मुझसे डिबेट करे, हम लोग इस पर चर्चा करें कि बिहार का वो कैसे होगा। और बात वो यहीं तक नहीं छोड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर बिहार के डेवलपमेंट के लिए नीतीश कुमार या सुशील मोदी भी आगे आते हैं तो मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है, आके लीड करें, बताएं कैसे करेंगे। अब वो बात, उन्होंने एक नया जो चीज शुरू की बात बिहार की, इसमें वो लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। बेसिक ग्राउंड लेवल पे वो अपने उस नेटवर्किंग या अपने उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कह रहे हैं। अभी वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी करेंगे, इस ऑप्शन को वो अभी अपने पास ही रखे हुए हैं। उनका कहना है कि अगले 100 दिन में मैं बिहार में 1 करोड़, मतलब 100 दिन में 100 लाख व्यक्तियों को अपने से मैं जोड़ने का काम करूंगा, जो बात बिहार की करेंगे और जो ये देखेंगे कि अगले 5 साल या 10 साल में बिहार कैसे डेवलप करता है। उनका कहना यह है कि आज उनके वेबसाइट जो है उसमें 2,90,000 लोग ऑलरेडी उनसे जुड़े हुए हैं, और ये वो कह रहे हैं कि पिछले मैं 1-1.5 साल से काम कर रहा हूं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं मार्च तक इसको 10 लाख करूंगा, और अभी जो 2,90,000 लोग हैं उसमें उनका कहना है कि ये पार्टी विशेष नहीं है जो भी डेवलपमेंट की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं इसमें से करीब 30% लोग ऐसे हैं जो भाजपा को जिन्होंने वोट दिया था, और वो इसको बार बार ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये भी कह रहे हैं कि ये वेरीफाइड लोग हैं। आप जब इनकी साइट पे जाएं तो इनका नाम, पिता का नाम, गांव, मतलब सब कुछ है। जैसे अदरवाइज अभी तक हिंदुस्तान की जो पार्टीज हैं वो बोलती है ना कि मैंने 1 करोड़ कर दिया, कोई कहता है मैंने, मेरे मेंबरशिप 11 करोड़ है, जो जो क्लेम करते हैं, पर और वो उस रोड मैप को कहीं ना कहीं आपको बताने की भी, जस्टिफाई कैसे करेंगे इसका रोड मैप भी बताते हैं। उनका कहना है कि करीब 8,406 पंचायत हैं, 45,000 गांव हैं बिहार में, और वो कह रहे हैं कि कम से कम हर पंचायत में मिनिमम 1,000 व्यक्तियों को हम अपने इस बात बिहार की डेवलपमेंट प्लान से जोड़ने की बात कर रहे हैं। और वो ये, उनका कहीं ना कहीं एक ये भी है कि जो बीजेपी कहती है कि उसके 90 लाख सदस्य हैं बिहार में, कहीं ना कहीं उस 90 लाख सदस्य को सरपास करके 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, जो उनके अनुसार वेरीफाइड लोग होंगे। बिहार को 2 वजह है। देखिए, बिहार में आज ऑपोजिशन बिल्कुल खाली है, लालू जेल में है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, और वहां पे एक यंग लीडरशिप धीरे धीरे निकल रही है। तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, और कन्हैया जो बेगूसराय से लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे सीपीआई के टिकट पे और हार गए थे, वो भी अब एक जनगण मन यात्रा जनवरी से कर रहे हैं जो मार्च तक चलेगी, और उसमें जैसा दिख रहा है कि कन्हैया को इन जनसभाओं में अपार समर्थन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नई जनरेशन की लीडरशिप आगे आ रही है, और उसी में प्रशांत किशोर ने भी अपने को उसमें जोड़ दिया है। अब आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर इसमें से किसके साथ आएंगे नहीं आएंगे तो समय बताएगा, लेकिन मुझे अरविंद केजरीवाल एके और पीके में कुछ समानताएं भी दिखती हैं। जैसे ये दोनों लोग डेवलपमेंट की बात पे ही वोट की बात करते हैं, वोट मांगने की बात करते हैं, दोनों लोग का प्लान डेवलपमेंट है, जात पात नहीं। दूसरा, जैसे अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली मेरा बेस है और मैं दिल्ली से बाहर की बात नहीं करूंगा अभी, उसी तरह से प्रशांत किशोर ने भी बिहार को अपना बेस और कर्म भूमि बनाया, और उन्होंने कहा है कि चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, मैं बिहार छोड़ के जाने वाला नहीं। तो दोनों ने अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी को मोर और लेस बिल्कुल प्रॉपरली डिफाइन करके फोकस कर लिया है। दूसरा एक काम यह है कि जैसे अगर आपने हाल के दिनों में देखा हो तो अब आपको अरविंद केजरीवाल मोदी को गाली देते हुए नहीं नजर आते हैं, उसी तरह से पीके नीतीश को या सुशील मोदी को गाली नहीं दे रहे हैं। उनका एक ही चीज कहना है कि नीतीश अच्छे आदमी, मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन एक जो बात कहते हैं जिसका मतलब यह है कि लेकिन उनके पास वो विजन नहीं है जिससे बिहार को वो कहीं आगे ले चलें। वो बार बार बिहार की जो अस्मिता है, जो उसका मान सम्मान है, उस पर बोलते हैं। वो ये कहते, और इधर अरविंद केजरीवाल अगर आप कहें तो दिल्ली दिल वालों की भी वो बात बहुत करते रहते हैं, क्योंकि पीके बार बार एक चीज ये कह रहे हैं कि भाई बिहार का आदमी सूरत नौकरी करने क्यों जाए, हम बिहार को इतना सक्षम और इतना आगे डेवलप कर दें कि सूरत का आदमी बिहार में नौकरी खोजने आए। इस तरह की एक
एक नैरेटिव को बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार नीतीश कहते तो हैं कि उनका विचारधारा गांधी लोहिया जेपी की है, लेकिन वो उस गांधी लोहिया जेपी की विचारधारा पे कितना चलते हैं ये नहीं मालूम, क्योंकि उनका कहना यह है कि वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो गोडसे की विचारधारा को मानते हैं। उनका कहना यह है कि भाई जिन्होंने गोडसे को आज की तारीख में मंदिर बन रहा है, गोडसे की बारे में प्रशंसा की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, वो ऐसी विचारधारा के लोगों के साथ नीतीश क्यों खड़े हैं। और इसमें कुछ लोगों ने मतलब एक आया है अभी बीजेपी की तरफ से कि जब ये बीजेपी के साथ 2014 में या 13 में या 12 में मोदी जी के साथ थे तब उनको याद नहीं आया था। लेकिन मैं इसको एक चीज ये समझता हूं, मैं कोई डिफेंड करने के रूप में नहीं कह रहा हूं। अगर कोई आदमी अपनी नौकरी कर रहा है, अपनी आजीविका चला रहा है, तो वो तो उनका काम था। वो तो बीजेपी ने उनको एक ठेका दिया था कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे चुनाव को आप संचालित करें, वो उन्होंने काम किया था। आज लेकिन जब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जहां वो नेता बन के नेतृत्व करने की बात खुद कर रहे हैं, तो अगर ये डिफरेंस है तो मेरे लिए ये एक बहुत सुखद बात है। वो कहीं ना कहीं नीतीश जैसे नीतीश की जो स्टाइल है, मैं नीतीश कुमार को उसके पहले से जानता हूं, जब वो पहली बार भाजपा के साथ गए थे। मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, जसलोक बंबई का वो अस्पताल जहां पे जॉर्ज फर्नांडिस जब उनके सिर में चोट आई थी उसका ऑपरेशन करा के लिए थे, नवंबर 1995 की बात है। नीतीश कुमार, जय जेटली, मैं और जॉर्ज साहब उस कमरे में थे जहां पे इस पे लेके काफी वो हो रहा था कि भाई बीजेपी के अडवाणी हम लोगों को उनकी जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें बुलाया जा रहा है। और फिर जॉर्ज ने अंतोगत्वा ये कहा था ठीक है तुम जाओ। और नीतीश जो पहली बार बीजेपी के जो मंच पे चढ़े थे तो वो नवंबर 1995 में उनके राष्ट्रीय अधिवेशन में बंबई में चढ़े थे। और ये यात्रा प्रशांत किशोर कहते हैं 15 साल पुराना साथ है, नहीं, बीजेपी के साथ नीतीश का साथ करीब 25 साल पुराना अब हो गया है। नीतीश एक जो पीके के खिल्ली उड़ाते हैं, वो जैसे कहते हैं ट्विटर से क्या होगा, तो नीतीश, अब पीके का साफ साफ जवाब है कि भाई नीतीश अगर ये मानते हैं कि आज का युवा ट्विटर को ना देखे, फेसबुक को ना देखे, तो नीतीश की राय है, लेकिन युवा तो इसके साथ ही चलेगा। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि नीतीश अपने जब बात होती है तो ट्विटर पे को यूज करते हैं, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो कहते हैं नहीं ट्विटर से क्या होगा। फिर नीतीश कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इन लोगों से क्या। तो इसको भी पीके कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल चाणक्य हुआ वो बिहार से था। आज वो बार बार इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस या सबसे ज्यादा सेवाओं में जो बिहार के लोग हैं उसकी बात को भी वो कहते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल है तो ये उसकी डीमेरिट कैसे हो सकती है। उनके ऊपर अब हमला किया जा रहा है कि वो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। अगर वो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं तो इस तरह के से पॉलिटिकल टूरिस्ट हर पार्टी में आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। एक बात जो वो नीतीश के लिए कहते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि मुझे कष्ट होता है जब ये पिछलग्गू बन के काम करते हैं। और इसके रेफरेंस में वो बोलते भी हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब बीजेपी की सरकार ने नीतीश को कुछ नहीं दिया। वो एक उदाहरण भी देते हैं कि यहां तक कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नीतीश पिछले 4-5 साल से लगे हुए हैं, लेकिन वो फाइल आज तक जहां की तहां पड़ी हुई है। मैं इसको खत्म करने से पहले 2-3 बातें कर दूं। सबसे पहले जो उनका सपना है प्रशांत किशोर का, वो मुझे तो अच्छा लगता है। वो बात कहते हैं कि अगले 10 साल में वो बिहार को देश के पहले 10 राज्यों में लाने का उनका सपना है। और वो कहते हैं कि मेरे पास इसका रोड मैप है, और जो आपसे शेयर भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि अगर डेवलपमेंट की बात कोई कर रहा है। दूसरा, वो गांधी के पद चिन्हों पर चढ़ने के लिए बिल्कुल इस समय दृढ़ संकल्प दिखते हैं, जो मेरे लिए बहुत सुखद है। और जो एक चीज मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूं, प्रशांत किशोर मैनेजर से, प्रबंधक से नेता का सफर कितनी जल्दी तय करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।